चलिए, प्लानिंग विथ लिमिटिंग फैक्टर्स। थोड़ा आपको पहले ही डरा चुका हूं कि ये थोड़ा टॉपिक ट्रिकी है, थोड़ा नया टॉपिक है। दिमाग खोल के रखना, समझने की कोशिश करते हैं। सर, दुनिया में रिसोर्सेस बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए इनको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। सर, क्यों गाना गा रहे हो? गाना नहीं गा रहे हो सर, मेरी भावना समझो, मेरा सुर न समझो, मेरी भावना समझो। सर, थ्रूपुट अकाउंटिंग में हमने देखा था कि एक बॉटलनेक रिसोर्सेज की वजह से हमें पूरा प्रोडक्शन प्लान ऑल्टर करना पड़ता है उस बॉटलनेक रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे सारे ही रिसोर्सेस लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, मेरा लेबर भी लिमिटेड है, मेरा सप्लाई मटेरियल भी लिमिटेड है, सर मेरा मशीन आवर्स भी लिमिटेड है, तो हाउ वी विल प्लान आउट द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस? वो हम समझते हैं किसमें सर? प्लानिंग विथ लिमिटिंग फैक्टर्स में। अब लिमिटिंग फैक्टर्स को भी दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, सिंगल और मल्टीपल। ये आप पहले ही कर चुके हो थ्रूपुट में। तो सर, उधर कराया था तो इधर वापस करना पड़ेगा। हाँ, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे हम इवेल्युएट करेंगे बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना? तो सिंगल प्रोडक्ट लिमिटिंग फैक्टर हम ऑलरेडी थ्रूपुट में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्या रिवीजन है? बिल्कुल। थोड़ा सा आपको वैसी फीलिंग आएगी कि हम थ्रूपुट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं सिंगल लिमिटिंग फैक्टर का, ठीक है? X Limited makes three products A, B and C for which unit cost, machine hours क्या होता है सर? Machine hours and selling price are as follows. प्रोडक्ट A, B, C दिया है, डायरेक्ट मटेरियल्स दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तीनों की डिमांड दी है, ठीक है? कंपनी पॉलिसी इज टू प्रोड्यूस मिनिमम 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए. Supply of materials is unlimited, but machine hours are limited to 2 lakh and direct labor hours are limited to 5000. तो मेरे देखने से ऐसा लग रहा है कि दो लिमिटिंग फैक्टर्स है। कौन से? 2 लाख मशीन आवर और 5000 लेबर आवर। सर, इवेल्युएट कैसे करते थे कि कौन सा बॉटलनेक रिसोर्स है? सिंपल, अवेलेबिलिटी वर्सेस डिमांड। अगर डिमांड ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। अवेलेबिलिटी ज्यादा है, डिमांड कम है, इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। हमने थ्रूपुट में ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है? आइए सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है? यहां पे हम इवेल्युएट कर रहे हैं इवेल्युएशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। मशीन आवर्स, यहां पे देखना, मशीन आवर्स 10 घंटे चाहिए प्रोडक्ट ए को, 12 घंटे चाहिए प्रोडक्ट बी को और सी को चाहिए 14 आवर्स, ठीक है? और डिमांड कितना है? 4000, 6000, 6000। सिंपल, 4000 इंटू 10, 6000 इंटू 12, 6000 इंटू 14, 1,96,000 मुझे टोटल मशीन आवर्स चाहिए। अवेलेबल कितना है? 2 लाख। तो मशीन आवर्स इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। क्या किया? डिमांड इंटू मशीन आवर्स रिक्वायर्ड हमने निकाला, टोटल निकाला और ये देखा कि सर जितना चाहिए उससे ज्यादा मशीन आवर्स अवेलेबल ऑलरेडी है, तो मशीन आवर्स मेरा लिमिटिंग फैक्टर तो नहीं है, ठीक है? लेबर के लिए भी सेम चेक करते हैं। सी, ये मेरा डिमांड है एंड लेबर आवर्स कितने? 1.2, 0.8 एंड 0.4, 1.2, 0.8 एंड 0.4। तो मल्टीप्लाई किया, 4000 इंटू 1.2, 6000 इंटू 0.8, 6000 इंटू 0.4, 12,000 का मुझे रिक्वायरमेंट है। डिमांड, अवेलेबिलिटी कितना है सर? सिर्फ 5000 है। तो लेबर आवर्स इज माई लिमिटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले काम क्या करना है? लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, जो हमने कर लिया। सर, दो लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन पढ़ने से लग रहे थे, लेकिन जब हम डेप्थ में गए तो पता चला कि सिर्फ लेबर आवर्स इज माय लिमिटिंग फैक्टर, नॉट मशीन, ठीक है? तो हम दूसरा स्टेप क्या करते थे? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालते थे, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो यही किया है। सी, कंट्रीब्यूशन कितना है? 654, क्वेश्चन से ही ले लिया मैंने, 654। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? सी, ए को बनाने के लिए चाहिए 1.2 आवर्स, बी को बनाने के लिए चाहिए 0.6 एंड सी को बनाने के लिए चाहिए 0.4। तो 1.2, 0.8 एंड 0.4 लिमिटिंग फैक्टर निकाला। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर क्या आया? 5 रुपीज, 6.25 एंड 10। तो रैंक क्या आया? 1, 2 एंड 3। इसको ऐसे समझता हूं,
₹6 कमाता है कौन? प्रोडक्ट ए। लेकिन बनने में कितना घंटा लगता है इसको? 1.2। तो पर आर कितना कमा के देता है? 6 डिवाइड बाई 1.2, 5। जबकि प्रोडक्ट सी है वो ₹4 कमा के देता है और सिर्फ 0.4 आवर्स में मुझे कमा के देता है। तो 4 डिवाइड बाई 0.4, ₹10 मुझे 1 घंटे में वो कमा के दे सकता है कौन? सी। तो सी इज सुपीरियर देन ए। तो मैंने उसको रैंकिंग दिया 3 to 1, या उल्टे से देखो तो 1 to 3। ठीक है, अब अलोकेशन करते थे, थ्रूपुट जैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, 5000 आवर्स को पहले सी में अलोकेट कर देंगे, 6000 इंटू 0.4, तो 2600 आवर्स तो सी खा गया। तो बचे कितने? 5000 माइनस 2600, 2400 बचा। अच्छा, और एक लाइन दी है, कंपनी को ऐसी टर्नी है कि मैं तो ए के 1000 यूनिट्स तो बनाऊंगा ही, ए के 1000 यूनिट्स तो बनाऊंगा ही। तो मैंने क्या किया, इन 2400 को दोनों में डिवाइड कर दिया। ए की तो पॉलिसी है, तो 1200 आवर्स तो चाहिए होंगे। कितने? 1000 इंटू 1.2, 1200 आवर्स ये खा गया कौन? ए। बचा कितना? 2400। अच्छा ओके, 2600 बचा है, माई मिस्टेक, यहाँ पे 2600 बचा है। 2600 आवर्स बच गए, उसमें से 1200 आवर्स तो कौन खा जाएगा? ए। बचेंगे कितने? 2600 माइनस 1200, माइनस 1200, 1400 आवर्स बचेंगे। उसमें से सिर्फ 1750 यूनिट्स मैं प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अगर ये ऐसा ना होता, अगर कंपनी की पॉलिसी वाली लाइन ना दी होती, तो हम क्या करते? जो 2600 आवर्स बचे उनको भी रैंक के हिसाब से अलोकेट करते। लेकिन पॉलिसी है, सो वी विल हैव टू अडियर टू दैट पॉलिसी। एंड ए को कितने आवर्स अलोकेट किए मैंने? 1200, एंड बचा कुचा बी को अलोकेट कर दिया। तो दिस इज माय प्रोडक्शन शेड्यूल। एंड प्रोडक्शन शेड्यूल जो मैंने बनाया उसके हिसाब से 38750 मेरा कंट्रीब्यूशन आता है। तो आंसर ये मांग रहा था कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बताओ, तो हमने बता दिया 38750। बिल्कुल बिल्कुल थ्रूपुट जैसा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। ठीक है, बिल्कुल आपका थ्रूपुट का रिवीजन था। एंड सिंगल लिमिटिंग फैक्टर का आपका कंसेप्ट भी खत्म हो गया कि अगर एक लिमिटिंग फैक्टर, सिर्फ एक ही लिमिटिंग फैक्टर है, तो वी विल नॉट से इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, वी विल से इट इज अ बॉटलनेक रिसोर्स और थ्रूपुट लगा देंगे। सिंपल है, लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल तो आएगा नहीं। एग्जाम में क्या आएगा सर? मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स। तो 2 मिनट सांस ले लो, ये पूरा जो क्वेश्चन था वो आप एक बार अच्छे से करो एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले हमें लीनियर प्रोग्रामिंग देखना पड़ेगा एंड उसके बाद वी विल मूव टू प्लानिंग विथ मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स। सर लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा समझना पड़ेगा बिफोर जंपिंग इनटू मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स। क्यों? मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स में हमें लीनियर प्रोग्रामिंग का थोड़ा यूज है। तो अज्यूम करो ये मैथ्स क्लास है एंड हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है। व्हेन आई से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि x और y के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है। x5 y5, x4 y6, x3 y x3 y7, x2 y8, x1 y9, x0 y10। तो अगर इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करना चाहूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में स्क्वायर नहीं होता, क्यूब नहीं होता, पावर नहीं होता, अपॉन हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, बट स्क्वायर क्यूब पावर नहीं हो सकता। ठीक है, तो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन दैट depicts a linear relationship between two variables. An equation that depicts a linear equation between two variables. A linear equation can be plotted as a straight line on the graph. The straight line has a slope. देखो एक straight line ऐसे होती है, तो this is a straight line without a slope, लेकिन this is a straight line with a slope। जैसे मैंने ब्रेक इवन में बताया था कि जो टोटल कॉस्ट का स्लोप है, इट इज माई वेरिएबल कॉस्ट। वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से मेरा जो टोटल कॉस्ट की लाइन है उसमें स्लोप आ रहा है। अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट होता ही नहीं तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू माई फिक्स कॉस्ट होता, तो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों का एक ही लाइन बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से एक स्लोप आ रहा है। एंड अ स्ट्रेट लाइन हैज अ पॉइंट दैट कट्स वाई एक्सिस, दैट कट्स द वाई एक्सिस, जिसको बोलते हैं सर इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसा बोल दूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 0 है, तो y क्या हो गया? 10। तो मैं ऐसा बोलूंगा ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो मैं ऐसा बोलूंगा ना कि ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, x 0 है और y 10 है।
तो एक ऐसा प्लॉट, ऐसा 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 एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। ग्राफ समझ रहे हैं हम लोग, क्यों ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ग्राफ बहुत ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो एक इंटरसेप्ट होता है, जैसे y इज इक्वल टू स्लोप प्लस इंटरसेप्ट, 2x+3, 2x+3, तो ये 3 क्या है, इंटरसेप्ट। 3 क्या है सर, इंटरसेप्ट है। हमारे एग्जांपल में 0 क्या था सर, इंटरसेप्ट था। बात समझ में आई। अगर ये इंटरसेप्ट ना हुआ तो भी y इज इक्वल टू 2x को भी हम प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे फिर एक की वैल्यू 0 अज्यूम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं y की x की वैल्यू 0 अज्यूम कर लूं तो y की ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, तो 0 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4, तो 0 0 भी मेरा इंटरसेप्ट है। बात समझ में आई। इंटरसेप्ट मतलब इन लाइंस में कहीं ना कहीं एक पॉइंट, समझ में आई बात। अब इस इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन हम कैसे बना सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2x+3 एंड 2x-2, यहां पे इंटरसेप्ट क्या है, 2 और 3। x क्या है सर, x क्या है, मेरा वेरिएबल है। y क्या है, मेरा वेरिएबल है। ये 2 2 क्या है सर, स्लोप है। 2 2 2 2 से बढ़ेगा, तो 2 2 इज माई स्लोप, एक्स वाई आर माई वेरिएबल्स एंड 3 इज माई इंटरसेप्ट। बात समझ में आई। वापस से 2 2 और 3 ये मेरे इंटरसेप्ट है, x और y मेरे वेरिएबल है, और दोनों के 2, ये वाले 2, ये और ये मेरे स्लोप है, ठीक है। आपने अगर कहीं पे डेरिवेटिव्स पढ़ा है तो वहां पे आपने स्लोप बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। For identifying points on the graph, assume any value of x and solve the equation normally. मैं ऐसा सोचता हूं कि 2x+3 में x को 1 कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं, ऐसा। तो इसमें मैंने क्या किया है, y इज इक्वल टू 2x+3 में x को 0 और 1 अज्यूम कर लिया है। तो जब x 0 होगा तो y 3 होगा, x 1 होगा तो y 5 होगा। सी यहाँ पे x में इधर मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 0 0 प्लस 3, और इधर 1 कह दिया तो 2 इंटू 1 प्लस 3 5। सेम यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, -2 और 2। अब इन 2 पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, कैसे, सी y इज इक्वल टू 2x+3 की मैंने लाइन कैसे बनाई कि जब x 0 है तो y 3 है, x 0 है तो y 3 है, ठीक है, एंड x 1 है तो y क्या है, y 5 है। यहाँ पे कोई, हाँ ये रहा ये पॉइंट, x 1 है तो y 5 है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने। यहाँ पे x 0 है तो y -2 है, x 1 है तो y +2 है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। तो हमने किया क्या, एक इक्वेशन थी हमारे पास, उसमें हमने कोई भी वैल्यूज, रैंडम वैल्यूज पुट की। 2 + 8 इज इक्वल टू 10, 3 + 7 इज इक्वल टू 10, फिर 2 8 और 3 7 को ग्राफ में मैंने प्लॉट कर दिया, जैसे ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, यहां पे मैंने उन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया और उधर से एक लाइन खींच दी। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं, एक इक्वेशन में वैल्यूज को अज्यूम करके पुट करनी है, एंड देन उन अज्यूम्ड वैल्यूज से जो आंसर आता है उसको ग्राफ में प्लॉट करके एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है, दूसरा एक स्ट्रेट लाइन उस लीनियर इक्वेशन से हम कैसे बना सकते हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, how to plot constraints on a graph, how to plot constraints on a graph। यहां से हमारा मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स का कंसेप्ट आप बोल सकते हो कि स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसी से आइडिया आएगा, है ना, ऐसे नॉर्मली तो आएगा नहीं। हर्बस इंक मैन्युफैक्चर समर हाउसेस एंड गार्डन शेड। सर अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में बहुत हैवी लैंग्वेज लगे तो आप उसको इजी करने के लिए ए बी कर सकते हो। मैंने समर हाउसेस को ए और गार्डन शेड्स को बी बोल दिया, ठीक है। ईच प्रोडक्ट पासिस थ्रू अ कटिंग प्रोसेस एंड असेंबली प्रोसेस। वन समर हाउस मतलब 1A बनाने में 1A 50 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, $50 का कंट्रीब्यूशन कमाता है। वन समर हाउस विच मेक्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $50 टेक्स 6 hours कटिंग टाइम एंड 4 hours असेंबली टाइम, ठीक है। while one shed makes a contribution of $40 takes 3 hours cutting time and 8 hours assembly time। तो ये मेरा कटिंग टाइम है, ये मेरा असेंबली टाइम है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को नॉर्मलाइज कर दिया थोड़ा सा। देयर इज मैक्सिमम 36 कटिंग आवर्स अवेलेबल टोटल एंड 48 असेंबली आवर्स अवेलेबल टोटल। मतलब एक ए बनाने में 6 आवर्स कटिंग की जाती है, 4 आवर्स असेंबली की जाती है। एक बी बनाने में 3 आवर्स कटिंग की जाती है एंड 8 आवर्स असेंबली की जाती है। टोटल कटिंग आवर्स 36 अवेलेबल है, टोटल असेंबली आवर्स 48 अवेलेबल है।
एंड ये दोनों प्रोडक्ट 50 और 40 रिस्पेक्टिवली कमाते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब ध्यान दें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में दो चीज होती है, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, एक होता है आपका कंस्ट्रेंट। एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है कंस्ट्रेंट। ऑब्जेक्टिव दो टाइप के हो सकते हैं, मैक्सिमाइजिंग कंट्रीब्यूशन, मिनिमाइजिंग कॉस्ट। मैक्सिमाइजिंग कंट्रीब्यूशन, मिनिमाइजिंग कॉस्ट। और कंस्ट्रेंट दुनिया भर के हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में दो कंस्ट्रेंट है, ध्यान दें। मैक्सिमाइजिंग कंट्रीब्यूशन मतलब ऐसा समझो, आपको अब अजम्पशंस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो प्रोडक्ट ए है उसको मैं एक्स बोल देता हूं, प्रोडक्ट बी है उसको मैं वाई बोल देता हूं। और ये ए और बी क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड फॉर ए एंड बी। सी, कंट्रीब्यूशन कैसे मैक्सिमाइज होगा, जब मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेचूंगा, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेचूंगा। लेकिन वो ज्यादा यूनिट्स बेचने में मेरा कंस्ट्रेंट क्या है, 36 एंड 48। वापस से, कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना इज माय ऑब्जेक्टिव। उसको कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज कैसे करूंगा, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेच के। लेकिन उसके लिए कंस्ट्रेंट क्या है, 36 एंड 48। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, 50x प्लस 40y को मुझे मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गया। लेकिन कंस्ट्रेंट क्या है, ध्यान देना, जो मेरा कटिंग टाइम है वो सिर्फ 36 आवर्स अवेलेबल है, और असेंबली टाइम है वो मेरा 48 आवर्स अवेलेबल है। एक प्रोडक्ट ए बनाने में कितने आवर्स का कटिंग टाइम लगता है, और एक प्रोडक्ट बी बनाने में कितने आवर्स का कटिंग टाइम लगता है। ये मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया। मैंने कैसे किया, 36 आवर्स अवेलेबल है, एक प्रोडक्ट ए 6 घंटा खा जाता है, एक प्रोडक्ट बी 4 घंटा खा जाता है, और मेरे पास टोटल कितने आवर्स अवेलेबल है सर, सिर्फ 36। सिमिलरली असेंबली में एक प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 3 आवर्स चाहिए, और एक प्रोडक्ट बी बनाने के लिए 8 आवर्स चाहिए। तो ये मेरा दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया। तो मैंने तीन चीजें की, ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, मैक्सिमाइजिंग द कंट्रीब्यूशन। लेकिन वो कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे पास कंस्ट्रेंट कितना है, दो। 6x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 36, 3x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 48। अब मैंने क्या किया पता है, मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। अब सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना बोल रहा है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन हम अगले स्टेप्स में जब प्लानिंग विद मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स करेंगे तब निकालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर 3 स्टेप्स। डिफाइन द वेरिएबल्स, जो हमने x एंड y को डिफाइन किया। डिफाइन एंड फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव, 50x प्लस 40y। फॉर्मुलेट द कंस्ट्रेंट, ये हमने कंस्ट्रेंट फॉर्मुलेट किया। बात समझ में आई। अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे तो ये सोल्यूशन निकाल पाओगे ना। सर बहुत बड़ी फैक्ट्री है मेरी, उसमें 15-20 मशीन है, किसी मशीन का कैपेसिटी x है, किसी मशीन का कैपेसिटी y है, किसी मशीन का कैपेसिटी z है, छोड़ो सर XYZ। किसी मशीन का कैपेसिटी सर 10,000 है, किसी का 15,000 है, किसी का 20,000 है, कोई लेबर अनप्रोडक्टिव है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट है। तो एज अ लेबर मैनेजर, एज अ फैक्ट्री मैनेजर, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, मुझे ये सारे कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके एक सिंगल प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम को मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले प्रॉब्लम तो बने। ये मैंने प्रॉब्लम बनाया। लाइफ में प्रॉब्लम्स बनाना भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, तो ही सॉल्व कर पाओगे, है ना। ज्ञान की बात हो गई। तो ये मैंने कंस्ट्रेंट्स बनाए, एंड अब मैं इनको ग्राफ में प्लॉट करूंगा। कैसे, आइए ध्यान दें। और एक फीजेबल रीजन का कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान देना। हमने अभी 2 मिनट पहले क्या सीखा, हाउ टू प्लॉट इन अ ग्राफ। तो मैं क्या बोलता हूं, 6x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 36 एंड 4x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 48। अब वहां पे जब मैं देख रहा था यहां पे, तब मेरे पास एक एक इक्वेशन थी, सिर्फ एक एक इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक वैल्यू पुट करके आंसर ले दिया, यहां पे एक वैल्यू पुट करके आंसर दे दिया। लेकिन अब मेरे पास दो इक्वेशन है, अब मेरे पास दो इक्वेशन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि इसमें एक एक वैल्यू पुट करके भी आंसर ला सकता हूं, ला सकते हो। लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके भी आप प्लॉटिंग कर सकते हो ग्राफ में। कैसे, आइए। 6x प्लस 3y, अब सीधा 5th स्टैंडर्ड में पहुंच गए, इज इक्वल टू 36। 4x प्लस 8y
इज इक्वल टू 40। सर वो क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। इंटू 4 कर दो, इंटू 4 कर दो। सर ये इंटू फोर क्यों किया? 6 इंटू 4 24, 4 इंटू यहाँ पे 6 कर दो 24, तो 24x हो जाएगा, नीचे भी 24x हो जाएगा, दोनों को काट देंगे वापस से। ऊपर 24x हो जाएगा, नीचे 24x हो जाएगा, दोनों को काट देंगे। तो 24x प्लस 3 4 12y इज इक्वल टू 36 इंटू 4 144, 4 इंटू 6 24x प्लस 8 इंटू 6 48y इज इक्वल टू 48 इंटू 6 288। अब इन दोनों को हम काट सकेंगे। 36y इज इक्वल टू 144, y इज इक्वल टू, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें आती है। हाँ, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो 24x 12 इंटू 4, ये y को मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, 12 इंटू 4 माइनस 144 डिवाइड बाई 24, तो x का वैल्यू भी 4 आया, y का वैल्यू भी 4 आया। मतलब सर इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को अगर मैं ध्यान में रखूं, इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को अगर मैं ध्यान में रखूं तो x एंड y दोनों के 4 यूनिट्स में बना सकता हूं। क्या वापस से x एंड y दोनों के 4 यूनिट्स में बना सकता हूं। इसको ही मैं इसी को मैं अपना ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बोलूंगा। क्या बोलूंगा सर? ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। ये आंसर आ गया, विदाउट ग्राफ भी हमारा आंसर आ गया। क्या किया हमने? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया, दूसरा हमने कंस्ट्रेंट्स डेवलप किए, एंड थर्ड चीज में हमने ये किया साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। सर ये तो 2 ही साइमल्टेनियस इक्वेशन थी, अगर 2 से ज्यादा कंस्ट्रेंट हो, 3 4 5 कंस्ट्रेंट हो, तो हम क्या होगा? तो रेंज ऑफ एक्स एंड वाई आएगा, रेंज ऑफ एक्स एंड वाई। एंड रेंज ऑफ एक्स एंड वाई से हमने डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्शन प्लान है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट थे, तो हमारा आंसर क्या है? एक्स और वाई के 4 यूनिट्स बनाओ तो दोनों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो जाएंगे एंड जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम आएगा। लेकिन 2 से ज्यादा कंस्ट्रेंट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो कैसे होगा? रेंज ऑफ आउटकम्स आएंगे, उसमें से बेस्ट फीजेबल आउटकम हम यूज करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 36। 6 की वैल्यू अब हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो प्लॉटिंग में हम क्या करेंगे? वैल्यू का अजम्पशन करेंगे। ठीक है, x को 0 अज्यूम कर लो, तो 6 इंटू 0 0, 3y इज इक्वल टू 36, तो 36 डिवाइड बाई 3, y कितना आएगा? 12। y कितना आएगा सर? 12। अब y को 0 अज्यूम कर लो, तो 36 डिवाइड बाई 6 क्या आएगा? x क्या आएगा? 6। तो एक ऐसी लाइन हम खींच लेंगे, ठीक है, ये लाइन, और इसको नाम दे देंगे 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 36। बात समझ में आई? प्लॉटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं सर? अजम्पशंस। और आंसर सॉल्यूशन के लिए हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया। वापस से प्लॉटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? अजम्पशन लेते हैं वैल्यू का, लेकिन आंसर लाने के लिए क्या करते हैं सर? हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आंसर ग्राफ से भी आ सकता है, बिल्कुल इनएक्यूरेट आएगा, वो भी मैं दिखाता हूँ। और 4x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 48, x को 0 अज्यूम कर लो, y को 0 अज्यूम कर लो। x को 0 अज्यूम किया तो 48 डिवाइड बाई 8 क्या आया? 6, y पे 6 एंड x पे 12। ये एक लाइन खींच दी मैंने। बात समझ में आई? तो ये मेरी 2 लाइन थी, किसकी सर? कंस्ट्रेंट की। कौन सी सर? कंस्ट्रेंट की 2 लाइंस। बात समझ में आई सर? अब ध्यान दे, बहुत ध्यान दे, इस एरिया पे फोकस करो, सिर्फ इस एरिया पे। ये एरिया देख के आपको लगता है कि ये सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता हुआ एरिया है, सारे कंस्ट्रेंट्स को, यहाँ पे कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो मतलब ये एक एरिया जो है वो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको बोलते हैं सर फीजेबल रीजन। क्या बोलते हैं? फीजेबल रीजन। और हमारा जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है वो इसी फीजेबल रीजन में छुपा हुआ होता है। वापस से, हमारा जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है वो इसी फीजेबल रीजन में कहीं ना कहीं छुपा होता है। वो क्या होता है? उसके लिए आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन की एक कंसेप्ट आता है, लेकिन वो बहुत हैवी हो जाएगा अभी के लिए, तो अभी इस एग्जांपल में मैं आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन को मत नहीं ले रहा। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमें पूछा गया क्या था? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, जो हमने कर दिया। क्या? ये वाला 3 स्टेप से। फिर हमने क्या किया सर?
जीरो जीरो करके वैल्यू अज्यूम करके ये ग्राफ बनाया और फीजिबल रीजन आइडेंटिफाई किया। उसके अलग हमने क्या किया, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके मैथ से 4 और 4 आंसर लेके आए। तो अगर मैं आपको स्टेप्स लिखाता हूं, ठीक है, मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूं, ध्यान देना, ये कहीं पे लिख लेना। मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स में आपका आंसर दो तरीके से आ सकता है, ठीक है। आप इक्वेशंस को सॉल्व करो या तो आप ग्राफ यूज करो। ग्राफ में आप क्या यूज करो, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। इक्वेशंस में आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करो। इसको भी आप एक्सेल में भी कर सकते हो एंड नॉर्मल मैथ्स लगा के भी कर सकते हो। ये एक्सेल वाला मैं आपको सिखाऊंगा। मैथ्स लगा के हमने ये दो इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व की। कैसे, यहाँ पे हमने अभी जो सॉल्व की वो एलिमिनेट करके इंटू 4 करके, ठीक है। तो मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स में आपको इतना ही करना है, एज सच इतना ही काम है, लेकिन ये बहुत डेप्थ में आपको डिस्कस करवाया गया है, ठीक है। तो मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स में आंसर कैसे ला सकते हैं, दो तरीके से, या तो इक्वेशन सॉल्व करो या तो ग्राफ। ग्राफ में भी आप ग्राफ में आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन यूज करो, जो है यहाँ पे मैंने नहीं कराया आपको, एंड एक्सेल या तो मैथ से आप इक्वेशंस को सॉल्व करो, ठीक है। अब हम बहुत सारा डिस्कशन अभी कर चुके हैं, ये वापस एक बार करेंगे। तो आपको अगर अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे जाके और समझ में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर मैक्सिमाइजिंग द कंट्रीब्यूशन और मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, इसको मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। वी हैव लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से एक बार सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन से आपका जो ऊपर का क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी आ जाएगा। दिमाग में दो चीजें फिट रखना कि पर्पस क्या है। पर्पस ये है, हमें एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना के देना है। कैसे, या तो ग्राफ से या तो इक्वेशंस को सॉल्व करके, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, ध्यान देना। कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स इन 3 डिपार्टमेंट्स। Details are shown below regarding the time per unit required for each department and available hours in each department and contribution per unit of each product. प्रोडक्ट X डिपार्टमेंट A से जाता है, B से जाता है, C से जाता है, और कंट्रीब्यूशन क्या है 4। प्रोडक्ट Y A से जाता है, B से जाता है, C से जाता है, कंट्रीब्यूशन क्या है 8। अवेलेबल आवर्स डिपार्टमेंट A की कितनी है 11,000, B की कितनी है 9,000, C की कितनी है 12,000। अनलिमिटेड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट X बट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट Y इज लिमिटेड टू 600 यूनिट्स पर एनम। डिटरमाइन बाय स्टेप अप्रोच ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। अब ध्यान दें, एग्जाम में ग्राफ बनाने का तो आपको आएगा नहीं, बिकॉज आपका एग्जाम कंप्यूटराइज्ड है। तो ग्राफ इंटरप्रेट करने का आ सकता है। तो हम ग्राफ को इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट से ज्यादा देखेंगे, ना कि उसको बनाने के पीछे अपने घंटों घंटों वेस्ट करेंगे। तो सर ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कैसे बनाएंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से, जो एक्सेल में और मैथ से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्राफ को इंटरप्रेट करो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से। समझ में आई बात, ध्यान देना। डिपार्टमेंट ए की अवेलेबिलिटी कितनी है 11,000 आवर्स, बी की 9,000, सी की 12,000। डिमांड कितनी है तीनों की, अनलिमिटेड। तीनों डिपार्टमेंट की डिमांड अनलिमिटेड है। सर ऐसा कैसे बोल सकते हो, या तो प्रोडक्ट एक्स की डिमांड अनलिमिटेड है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट एक्स की डिमांड अगर अनलिमिटेड है तो ऑटोमेटिकली तीनों डिपार्टमेंट की डिमांड भी अनलिमिटेड हो जाएगी। वापस से, प्रोडक्ट एक्स की डिमांड अगर अनलिमिटेड है तो तीनों डिपार्टमेंट की डिमांड भी अनलिमिटेड हो जाएगी। वो बात की इधर। आप अगर नोट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि सिंस डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए is unlimited, demand of the departments become automatically unlimited। डिमांड अनलिमिटेड, सप्लाई लिमिटेड, तीनों मेरे क्या हो गए सर, कंस्ट्रेंट्स हो गए तीनों। अब सबसे पहले सर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना। 4x प्लस 8y को मैक्सिमाइज करना। सर कहां से लाए, यहाँ पे देखो 4x प्लस 8y, प्रोडक्ट x को x अज्यूम कर लिया, प्रोडक्ट y को y अज्यूम कर लिया। 4x प्लस 8y को मैक्सिमाइज करना।
कंस्ट्रेंट क्या है? जो डिपार्टमेंट ए की अवेलेबिलिटी है, इट इज लेस देन इक्वल टू 11,000 यूनिट्स. 8x plus 10y less than equal to 11,000. 4x 10y less than equal to 9,000. 12x 6y less than equal to 12,000. ये मेरा प्रॉब्लम आ गया. प्रॉब्लम क्या है मैंने आइडेंटिफाई कर लिया. वापस से अब उस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, जैसी लैंग्वेज मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज की थी कि प्रोडक्ट एक्स है वो डिपार्टमेंट ए का 8 घंटा खा जाता है, प्रोडक्ट वाई है वो डिपार्टमेंट ए का 10 घंटा खा जाता है, और डिपार्टमेंट ए के पास आर्ट्स कितने हैं? सिर्फ 11,000. प्रोडक्ट एक्स है वो डिपार्टमेंट बी का 4 घंटा खा जाता है, प्रोडक्ट वाई है वो डिपार्टमेंट बी का 10 घंटा खा जाता है, और डिपार्टमेंट बी के पास कितना है? सिर्फ 9,000. ये लैंग्वेज वो कंस्ट्रेंट. ठीक है, तो मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन कितना करना है? 4x प्लस 8y को कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, और देखो y का तो डिमांड का भी कंस्ट्रेंट, y का तो डिमांड का भी कंस्ट्रेंट. ठीक है, y का जो डिमांड है वो लिमिटेड है. अब ध्यान देना, इसको हम अच्छे से अब सॉल्व करते हैं. इसको कॉपी, नए नए नोट में इसको पेस्ट करके सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये क्या सर क्या कर रहे हो आप यार? सॉरी. कॉपी पेस्ट इमेज. सर मैं भी सीख रहा हूं यार, ऐसा नहीं होता. बच्चे की जान लोगे तुम. कंस्ट्रेंट कितने हैं? ये 4. ये मेरे सप्लाई कंस्ट्रेंट है, ये मेरा डिमांड कंस्ट्रेंट. 3 ऊपर के सप्लाई कंस्ट्रेंट, ये डिमांड का कंस्ट्रेंट. ये क्या है सर? ऑब्जेक्टिव. ठीक है, हम आंसर को सॉल्व कैसे करेंगे सर? साइमल्टेनियस इक्वेशन से. कितने इक्वेशन है हमारे पास? 4. उस क्वेश्चन में कितनी थी सर? 2. तो मैंने क्या बोला था? 2 से ज्यादा इक्वेशन होगी तो क्या होगा सर? रेंज ऑफ आउटकम्स आएंगे. रेंज ऑफ आउटकम्स. तो हम ऐसे रेंज के लिए एक टेबल बना लेते हैं कि जितनी रेंज आए, एक्स का कितना आएगा, वाई का कितना आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, और रैंक. रैंक दे देंगे. जो हाईएस्ट रैंक आएगा वो मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान होगा. ठीक है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. इक्वेशन 2 और 3 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं. क्या है 2 3? 2 और 3 क्या है? 8x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 11,000, 4x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 9,000. इसको 2 कर दो. बेसिक मैथ्स. 8x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 11,000. लेस देन इक्वल टू को अभी के लिए इक्वल टू मानना. 8x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 18,000. काट दो. 10y इज इक्वल टू कितना आया? 7,000. y इज इक्वल टू 700. इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो 10y 10 इंटू 700 माइनस 11,000 डिवाइडेड बाई 8, x इज इक्वल टू 500. तो इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करते ही मेरा x आया 500, y आया 700. ठीक है, अब 3 4 को सॉल्व करते हैं. सॉल्व 3 एंड 4. सर आप ऐसी मजूरी आईपैड पे करते हो, हमको तो लिख लिख के करना पड़ता है. आपको एक्सेल में करना भी सिखा दूंगा, डोंट वरी. एक्सेल में इतने मस्त होगा ना कि आप सोचोगे कि सर इतना मजूरी किया ही क्यों, बट करना पड़ता है. ठीक है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो. सिंपल मैथ्स. 12x प्लस 30y इज इक्वल टू 27,000. 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 12,000. 12x काट दो. 24y इज इक्वल टू 27 माइनस 12 15,000. y इज इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाई 24 625. इसको यहाँ पे पुट कर दो तो 6 इंटू 625 माइनस 12,000 डिवाइड बाई 12, x इज इक्वल टू 687.5. तो 3 एंड 4 को सॉल्व करने 3 एंड 4 को सॉल्व करने से मेरा जो आया आंसर वो x आया 687.5 और y आया 625. ठीक है, फिर 4 एंड 5 को सॉल्व करते हैं. सॉल्व. और ये टेंशन मत लेना, ये सब मैंने अच्छे से नोट्स में आपको दे ही रखा है.
12x प्लस 6y 12,000 एंड y का जो डिमांड कंस्ट्रेंट है, y का जो डिमांड कंस्ट्रेंट है 600, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 12x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना, 12,000। 6y इज इक्वल टू 6 इंटू 6 3600। 6y काट दो। 12x इज इक्वल टू 12,000 माइनस 3600 8,400। x इज इक्वल टू 700। यहाँ पे पुट कर दो, y क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर पुट करना। 12 इंटू 700 माइनस 12,000 x आएगा, y आएगा 600। तो 4 एंड 5 को मैंने जब सॉल्व किया, 4 एंड 5 को मैंने जब सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आया, 700 एंड 600। 700 एंड 600। तो मैंने कौन कौन से कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दिए, 2 3 कर दिया, 3 4 कर दिया, 4 5 कर दिया। ठीक है, अभी हाँ सारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 हो गया। अभी क्या हुआ, अभी आपको एक और कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा। 3 5, 2 3 किया, 3 4 किया, 4 5 किया, अब 3 5 करना पड़ेगा। तो सॉल्विंग 3 एंड 5। फोर एक्स प्लस 10y लेस देन 9,000 और y लेस देन 600। इसको 10 कर दो। 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 9,000 और 10y इज इक्वल टू 6,000। 10y कट, 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 3,000, x इज इक्वल टू 3,000 बाई 4 750। तो मैंने 3 एंड 5 को सॉल्व किया, 3 एंड 5 को सॉल्व किया तो मेरा x आया 750, y आया 600। सर 2 एंड 5 सॉल्व नहीं किया आपने, करेक्ट, 2 एंड 5 सॉल्व करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 600। टू इक्वेशन क्या थी, 8x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 11,000। इसको 10 कर दो। 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 11,000। 10y इज इक्वल टू 6,000, काट दो। 8x इज इक्वल टू 11,000 माइनस 6,000 5,000। x इज इक्वल टू 625। तो मैंने 2 एंड 5 सॉल्व किया तो 625 एंड 600। ये मेरा सारा रेंज ऑफ आउटकम्स आ गया सारे इक्वेशंस को सॉल्व करके। सर इतना मेहनत, हाँ ग्राफ से तो आंसर आने का चांस ही नहीं है, बिकॉज उतने एक्यूरेसी से हम ग्राफ बना ही नहीं सकते अनलेस आपके पास ग्राफ पेपर हो जो एग्जाम में अलाउड नहीं है। तो आपको ऐसे ही करके लाना पड़ेगा आंसर। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट, एक ट्विस्ट बोल रहा हूं, उस पर ध्यान देना, ठीक है। मैंने ये आउटकम्स कहां से लाए, दो दो इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है। 2 3 किया, 3 4 किया, 4 5 किया, 3 5 किया, 2 5 किया। लेकिन सर कंस्ट्रेंट्स तो मुझे सारे एक साथ देखने हैं। वापस से, कंस्ट्रेंट्स तो मुझे सारे एक साथ देखने हैं, दो दो थोड़ी देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट थे, सीधा आंसर आ गया था। इसमें तो एक तो रेंज ऑफ आउटकम्स आया, ऊपर से मुझे सारे ही आउटकम्स देखने हैं, सारे कंस्ट्रेंट्स देखने हैं। तो इसमें भी मुझे एक चीज देखनी पड़ेगी कि सर ये जो मैं प्रोडक्शन प्लान लेके आ रहा हूं ये फीजेबल है या नहीं, फीजेबल है या नहीं। क्यों, ध्यान दो, x का 500 y का 700 बनाना है, x का 500 y का 700। डिपार्टमेंट ए में देखते हैं, 8 इंटू 500 10 इंटू 700, ठीक है। 11,000 डिपार्टमेंट y, डिपार्टमेंट ए के पास है। 4 इंटू 500 यहां पे चेक कर रहे हैं, 4 इंटू 500 एंड 10 इंटू 700 डिपार्टमेंट बी के पास भी है, ठीक है। 12 इंटू 500 एंड 6 इंटू 700 10,200। ये प्लान मेरा फीजेबल है, कौन सा, 500 700। क्यों, तीनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन सर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा,
सर मैं बोल रहा हूँ y का 700 बना दो, मार्केट 700 ले ही नहीं रहा, मार्केट सिर्फ 600 एक्सेप्ट कर रहा है। तो तीन कंस्ट्रेंट्स को मेरे फर्स्ट प्लान ने सेटिस्फाई किया, फोर्थ कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं किया, तो दिस इज नॉट अ फीजेबल प्लान। ऑल्सो दिस इज नॉट अ फीजेबल प्लान। ठीक है, सिर्फ तीन फीजेबल प्लान है, उसमें भी अभी ये सारे कंस्ट्रेंट्स देखेंगे हम लोग। क्यों? देखो, वाई का डिमांड ही 600 है, मैं कैसे 700 प्रोड्यूस कर लू भाई? वाई का डिमांड ही 600 है, मैं कैसे 625 प्रोड्यूस कर लू भाई? बात समझ में आई? अब 700, 600, 750, 600 एंड 625, 600 को हम इवेल्युएट करेंगे कि क्या ये जो है प्लान्स वो मेरे बाकी के तीन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं, कौन सा? 700, 600, 8 इंटू 700 एंड 10 इंटू 600, 11,600। देखो भी यहीं पे कलेश हो गया। सी, अगर मैं इस प्लान के साथ जाता हूं तो पहला कंस्ट्रेंट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा। कौन सा? डिपार्टमेंट ए का, क्योंकि डिपार्टमेंट ए के 11,600 आवर्स लग जाएंगे अगर इस प्लान के साथ जाना है, और मेरे पास है कितने? 11,000। तो ये प्लान भी फीजेबल नहीं है। तो फिर 750 इंटू 600 भी कहां से फीजेबल होगा? देख लेते हैं, चलो। 750 इंटू 8 एंड 10 इंटू, यहां पे भी देखो कलेश हो गया, 12,000 चाहिए। तो फीजेबल प्लान कौन सा है? 625 और 600 देख लेते हैं एक बार। 625 इंटू 8 एंड 600 इंटू 10, 11,000। ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहा है। 4 इंटू 625 एंड 10 इंटू 600, ये भी हो रहा है 8,500। एंड 12 इंटू 625 एंड 6 इंटू वॉट? 600, ये कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो 625 एंड 600 इज माय ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। फाइनल आंसर इज 625 एंड 600। इतना मेहनत करके ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान आया। व्हेन वी डिड लिमिटिंग फैक्टर्स, किया क्या हमने? इतना सब मगजमारी में हमने किया क्या? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स डिफाइन किए, उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन से एक रेंज ऑफ आउटकम्स लेके आए, उसके बाद हमने फीजिबिलिटी देखी, एंड लास्ट में हमने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान डिराइव किया। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, शायद एक आध इक्वेशन मैंने इसमें ज्यादा सॉल्व की। सी, मेरा जो 500, 700 है वो नॉट फीजेबल, 625, 687.5 और 625 नॉट फीजेबल, 700, 600 नॉट फीजेबल। अच्छा, ये 750, 500 था, तो वहां पे मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? 750 एंड हाँ, 750 और 500 आएगा, ना कि 750 और 600। यहाँ पे 750 एंड 500 आएगा। तो ये फीजेबल तो है लेकिन ऑप्टिमम नहीं है। कैसे? ध्यान दें, सी, 750 एंड 500 पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? ये दोनों फीजेबल तो है। 750 पे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 750 इंटू 4 एंड 500 इंटू 8, तो 7,000 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लेकिन 625 और 600 में मेरा 7,300 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मेरा 7,300, मतलब इस प्लान में है, एंड हेंस दिस प्लान इज माय ऑप्टिमम प्रोडक्शन। सर इतना सारा लंबा समराइज कर दो तो बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, दूसरा कंस्ट्रेंट, तीसरा साइमल्टेनियस इक्वेशंस, चौथा रेंज ऑफ आउटकम्स, पांचवा फीजिबिलिटी, एंड सिक्स्थ ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान।